डियर स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को फिर से एक मानसिक अभिरुचि का सेट लेकर के आए हुए हैं। और इस मानसिक अभिरुचि वाले टॉपिक में जो भी आपका पुलिस सिस्टम से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, वो सारे प्रश्नों का कलेक्शन इस मानसिक अभिरुचि में शामिल है। ऐसे ही अलग अलग टॉपिक लेकर के आएंगे और उस अलग टॉपिक में, जैसे कि आज का जो टॉपिक है वो पुलिस सिस्टम या पुलिस प्रणाली से है। इसके बाद से आपका अपराध नियंत्रण हो गया, कानून एवं शांति व्यवस्था हो गई, सांप्रदायिक सौहार्द हो गया, साइबर सुरक्षा हो गया, उसके बाद से लैंगिक अपराध हो गया, जनहित हो गया। तो इन सारे टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है, वो सारे क्वेश्चन का कलेक्शन मैं आप लोगों के सामने इसी तरीके से प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आइए मित्रों, आज शुरू करते हैं सेट नंबर 2। और इसमें पहला क्वेश्चन है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत पुलिस निम्नलिखित में इस एक को छोड़कर सभी कार्य करने की अनुमति है। तो पहला ऑप्शन है, कुछ प्रतिबंधात्मक नीतियों को रद्द करने की मांग करने वाले सार्वजनिक प्रदर्शन को प्रतिबंधित करना। दूसरा, सार्वजनिक परिवहन जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करना। तीसरा, विरोध करने वाले लोगों को डराने की बजाय बातचीत का सहारा लेना। चौथा है आपका, अस्पतालों जैसी आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना। तो ये आपका पुलिस का कर्तव्य नहीं है। बाकी ये तीनों जो कार्य हैं, ये सभी कार्य पुलिस के कर्तव्य के रूप में शामिल हैं, जबकि आपका अस्पतालों जैसे आपातकालीन सेवाओं में सभी प्रकार की असुविधा को रोकना ये पुलिस के कार्य के अंतर्गत शामिल नहीं होता है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं और दूसरा क्वेश्चन है कि दिए गए पुलिस के रैंक को निचले क्रम से उच्च क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आपका निचला क्रम में आपका हो जाएगा हेड कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल के बाद आपका इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर के बाद पुलिस उप महानिरीक्षक। ये पुलिस उप महानिरीक्षक जो है इंस्पेक्टर के बाद नहीं आता। इसमें आपका पहला आ जाएगा हेड कांस्टेबल, फिर उसके बाद से इंस्पेक्टर, फिर सहायक पुलिस उप अधीक्षक और लास्ट में आपका आता है पुलिस उप महानिरीक्षक। तो सबसे ऊपर का जो पद हो गया वो पुलिस उप महानिरीक्षक हो गया, फिर आपका सहायक उप पुलिस अधीक्षक हो गया, फिर इंस्पेक्टर आता है और लास्ट में आपका हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल के नीचे आपका कांस्टेबल शामिल होता है। तो ये आपका निचले से उच्च क्रम में पूछा, और अगर यही क्वेश्चन उच्च क्रम से निचले क्रम में पूछेगा तो इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन आता है कि सरकारी रेलवे पुलिस द्वारा निम्नलिखित इस एक को छोड़कर अन्य सभी कर्तव्यों का पालन किया जाता है। सरकारी रेलवे पुलिस यानी कि जीआरपी, गवर्नमेंट रेलवे पुलिस द्वारा सभी कार्यों, इनमें से एक कार्य को छोड़कर सभी कार्यों का पालन किया जाता है। अब ऑप्शन है आपका, स्टेशनों पर रुकने वाली पैसेंजर ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना। तो इस तरीके से स्टेशन पर गुजरने वाले पैसेंजर ट्रेनों में कानून व्यवस्था बनाए रखना, ये आपका ट्रेनों में पैसेंजर कानून व्यवस्था बनाए रखना ये आपका सही है। दूसरा, ट्रेनों में मरने वाले व्यक्तियों को शव निकालना। उसके बाद से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन टिकट की जांच करना, ये आपका ऑप्शन जो है ये गलत है कि प्लेटफॉर्म पर ट्रेन टिकट की जांच करना ये आपका कर्तव्य नहीं बनता है। ये किसका कर्तव्य है? तो ये टीटीई का कर्तव्य बनता है, और इसी जांच करने के लिए, ट्रेन टिकट की जांच करने के लिए प्लेटफॉर्म पर इस टीटीई की नियुक्ति की जाती है। चौथा क्वेश्चन कि एक सार्वजनिक क्षेत्र में अचानक भीड़ लगने के दौरान पुलिस इसमें से एक को छोड़कर अन्य सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है। तो घटना स्थल के आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना, अग्निशमन विभाग को उपकरणों की सुरक्षा करना। तो ये अग्निशमन विभाग जो फायर ब्रिगेड है, इस फायर ब्रिगेड के उपकरणों की सुरक्षा करना पुलिस का कर्तव्य नहीं होता है, जबकि घटना स्थल पे आसपास खड़े लोगों की सुरक्षा करना उसका दायित्व है। गैर आपातकालीन ट्रैफिक को पुनः व्यवस्थित करना भी उसका कर्तव्य है। फ़ोटो क्लिक करने में फोटोग्राफर्स की मदद करना ये भी उसका कर्तव्य है, जबकि अग्निशमन विभाग के उपकरणों की सुरक्षा करना उसका कर्तव्य नहीं माना जाता। अगला क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारों से सदैव करना चाहिए अच्छा व्यवहार, कटु व्यवहार, उचित व्यवहार, उपरोक्त में कोई नहीं। तो एक तरीके से उचित व्यवहार करना चाहिए। मतलब अच्छा व्यवहार और उचित व्यवहार में क्या हो गया, आपका काफ़ी ज़्यादा अंतर हो गया, क्योंकि एक पुलिसकर्मी को अपने अधिकारी से सदैव उचित व्यवहार ही करना चाहिए।
पेशेवर आचरण और अनुशासन का जो हिस्सा माना जाता है। अच्छा व्यवहार और उचित व्यवहार में अंतर यह है कि उचित व्यवहार में सभी परिस्थितियों में पेशेवर और मर्यादित व्यवहार शामिल है, जबकि अच्छा व्यवहार में व्यक्ति के स्वाभाविक और शिष्टाचार पर निर्भर करता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि आपके अनुसार पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। तो इसमें पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आपका जनता की सुरक्षा करना। अगला क्वेश्चन कि राजनीतिक हिंसा को नियंत्रित करने में भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है। हिंसा को नियंत्रित करने में भारत की कौन सी एजेंसी शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय। और ये केंद्रीय विश्वविद्यालय ये किसी भी हिंसा को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार नहीं मानी जाती, जबकि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस, केंद्रीय आरक्षित पुलिस बल और भारतीय पुलिस सेवा इन तीनों का हिंसा रोकने को नियंत्रित करने के लिए महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि मोहन सड़क पर जाते हुए एक युवा जोड़े जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष हैं, पुरुष को एक दूसरे से लड़ते देखता है। दोनों को क्या कर रहा है, लड़ते हुए देखता है। अचानक पुरुष महिला को घूंसे मारने लगता है। ऐसी स्थिति में मोहन द्वारा लिया गया सबसे बेहतर कदम कौन सा होगा। कोशिश करें और लड़ाई को रुकवाएं। तो सबसे पहले आपको कोशिश करना चाहिए कि आप किसी तरीके से लड़ाई को क्या किया जाए, रोक दी जाए। अगला क्वेश्चन कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अपने कंधे पर एक विशेष प्रतीक चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा प्रतीक चिन्ह किसी वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी के कंधे पर नहीं लगा होता है। तो अशोक चक्र नहीं लगा होता है, बाकी आपका स्टार भी होता है, क्रॉस तलवार और छड़ी भी होती है, और राष्ट्रीय चिन्ह यानी कि अशोक स्तंभ भी होता है। तो ये तीनों जो है ये आपका आईपीएस के बैच पर लगा होता है, जबकि अशोक चक्र उसके बैच पर नहीं लगा होता। अगला क्वेश्चन कि भारतीय अपराध जांच विभाग सीआईडी का जनक किसे माना जाता है। तो सीआईडी का जनक, ये क्वेश्चन आपका एसआई में भी आ चुका है, यूपीएसआई में, और इसके जनक सीबीआई के सीआईडी के जनक जो हैं वो राय बहादुर पंडित शंभुनाथ को माना जाता है। और इन्होंने ही भारतीय पुलिस सेवा में अपनी उत्कृष्ट सेवा और जांच प्रक्रियाओं में सुधार के लिए सीआईडी की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। 11वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सी सरकारी एजेंसी दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय भंडार गृह के रूप में कार्य करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एनसीआरबी, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। और इसी के द्वारा दोषी व्यक्तियों के फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड के लिए राष्ट्रीय भंडार गृह के रूप में कार्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन, देश में पुलिस बलों की ज़रूरत और समस्याओं को पहचान करने के लिए शासनादेश के साथ निम्नलिखित में कौन सा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो, जिसका शॉर्ट नेम है BPRD। और इसी पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो की स्थापना जो है पुलिस बलों की ज़रूरतों और समस्याओं का निदान करने के लिए या पहचान करने के लिए इसका स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन कि केंद्रीय सरकार के स्तर पर प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा पुलिस बल पर एक कार्यदल की स्थापना किस वर्ष की गई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1966। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पुलिस विभाग से संबंधित SCRB का निम्नलिखित में से पूर्ण रूप कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका S का मतलब स्टेट हो गया, C का मतलब हो गया क्राइम, R का मतलब हो गया रिकॉर्ड्स और B का मतलब हो गया ब्यूरो, यानी कि स्टेट क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका B। अगला क्वेश्चन कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी कहाँ स्थित है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी जो है वो हैदराबाद में स्थित है। और ये क्वेश्चन जो है आपका जो कैंसिल पेपर हुआ है उसी कैंसिल पेपर में आपका यूपीपी वाले एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। 16वां क्वेश्चन
आपका कि भारतीय दंड संहिता का मसौदा स्वतंत्रता पूर्व भारत के पहले विधि आयोग द्वारा किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मैकाले। और ये जो भारतीय दंड संहिता है अब इसे समाप्त कर दिया गया है, और ये भारतीय दंड संहिता जो है 1860 में लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में बनाई गई थी। जबकि इसी आईपीसी के स्थान पर अब एक नई संहिता आ गई है जिसे बीएनएस के नाम से जाना जाता है, और इस बीएनएस का फुल फॉर्म हो जाता है भारतीय न्याय संहिता। ये एक बृहद संहिता हुआ करती थी आईपीसी, जिसमें कुल धाराओं की संख्या 511 थी, जबकि बीएनएस में कुल धाराओं की संख्या 358 है, 358। तो ये 60 एक तरीके से अपराधों को कम नहीं किया गया, बल्कि इसको पढ़ने के बाद ये हमें प्रतीत हुआ कि जो भी दंड के लिए अलग धाराएं दी गई थीं वो दंड जो है उन्हीं परिभाषा के अंतर्गत उसको शामिल कर दिया गया, जिस कारण से 511 से इनकी संख्या लगभग 358 हो गई है, और कुछ नई धाराओं को इसमें जोड़ा गया है। अगला 17वां क्वेश्चन कि आपका 1861 का पुलिस अधिनियम की अध्यक्षता में पुलिस आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर अधिनियमित किया गया था। तो ये जो 1861 का पुलिस एक्ट है ये किसकी अध्यक्षता में आपका अधिनियमित किया गया था? तो ये भी अंग्रेज़ों के समय का बना हुआ एक पुलिस एक्ट है, जो कि 1860 में ये बन करके तैयार हुआ था और 61 में क्या हुआ, लागू हुआ। तो इसका जो अध्यक्षता किए थे वो थे आपके एच.एम. कोर्ट, एच.एम. कोर्ट। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन भारत में लोक अदालत आयोजित करता है? और ये जो लोक अदालत होता है, इस लोक अदालत के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने वाद का त्वरित निस्तारण कर सकता है, और ये जो लोक अदालत का आयोजन करने वाली संस्था है उसका आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और इसी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको कि शार्ट में क्या कहते हैं, नालसा, जिसको शार्ट में कहते हैं नालसा, और इसी नालसा का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। और इसी नालसा के द्वारा कुछ दिन पहले, साल 2 साल पहले, नालसा के द्वारा ही ये डिसाइड किया गया था कि किन्नर जो है वो थर्ड जेंडर के रूप में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कि भारत में पुलिस सुधार के लिए गठित समितियों को उनके गठन वर्ष के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। मतलब पुलिस सुधार से संबंधित जो भी गठित समितियां हैं उनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो ये पुलिस सुधार से संबंधित जो भी आपका गठित समिति की गई थी वो सबसे पहले आपका किया गया था जे.एफ. रेबरो समिति। सबसे पहले कौन सी समिति? जे.एफ. रेबरो समिति, यानी कि पहले 3 नंबर। फिर उसके बाद से मलिमत समिति, और इस मलिमत समिति का स्थापना किया गया था आपका 2003 में, जबकि जे.एफ. रेबरो समिति की स्थापना की गई थी 1908 में। उसके बाद से तीसरा जो है आपका पद्राभैया समिति, और इसकी स्थापना की गई थी आपका 2000 में। उसके बाद से चौथी समिति बच रही है सोली सोराबजी समिति, और इसका स्थापना किया गया 2005 में। अब क्रम व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? तो सबसे पहले 3 नंबर आ रहा है, 3 यानी कि 1998। उसके बाद से 3 के बाद आपका आ रहा है 2 नंबर यानी कि पद्दाभैया समिति, यानी कि आंसर आपका क्या होगा, बी। और उसके बाद से फिर पहला मलिमत, और लास्ट में आपका सोली सोराबजी समिति। तो इसका क्रम जो है वो आप लोग देख लीजिए, उसके साथ साथ ईयर भी नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इसमें से किसी न किसी एक समिति का गठन वर्ष उठा करके क्वेश्चन में पूछ दे। अगला क्वेश्चन आता है आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में प्रशिक्षण के कितने संस्थान हैं? तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान समय में कुल मिलाकर के 12 पुलिस प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन 21वां कि महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1090। और इसमें 1090 में कोई भी महिला किसी भी प्रकार की हिंसा या उत्पीड़न या संकट की स्थिति में मदद की गुहार कर सकती है। अगला क्वेश्चन कि वर्तमान में इंटरपोल में कुल कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में आपका इंटरपोल में सदस्यों की संख्या 196 है,
और इसी इंटरपोल का मुख्यालय जो है वो लियोन फ्रांस में भी स्थित है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इस पर भी विशेष फोकस करिएगा। लियोन फ्रांस। इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इंटरनेशनल पुलिस होता है, जिसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में स्थित है। 23वां क्वेश्चन कि भारत इंटरपोल का सदस्य कब बना? तो भारत जो है इंटरपोल का सदस्य 1948 में इसकी सदस्यता ग्रहण किया था। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 24वां कि यूपीएसएसएफ का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूपीएसएफ का जो आदर्श वाक्य है वो है आपका सुरक्षा, रक्षा और संरक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। और ये यूपीएसएसएफ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म आप लोग नोट करना चाहें तो यूपी का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश, एस का मतलब हो गया स्पेशल, एस का मतलब हो गया स्पेशल, और फिर एस का मतलब हो गया सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, और उसके बाद से एफ का मतलब हो गया फोर्स, यानी कि उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, जिसका आदर्श वाक्य है सुरक्षा, रक्षा और संरक्षा। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, और इसी दिन पुलिस बल के उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी जो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए उन लोगों ने अपना प्राण की आहुति दिया था, और यह दिवस जो है उनके वीरता और बलिदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत के पहले आईपीएस अधिकारी कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले आईपीएस अधिकारी आपका सत्येंद्रनाथ टैगोर हुए थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय पुलिस आयोग का गठन 1977 में किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य है भारतीय पुलिस बल में सुधार और उसका आधुनिकीकरण करने के लिए उपाय सुझाना। अगला क्वेश्चन कि सर्वोच्च न्यायालय के किस केस में पुलिस सुधारों को नई दिशा प्रदान की गई? तो आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ। और ये क्वेश्चन हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल गिरी सर क्लासेज पर भी हमने आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, और ये भी क्वेश्चन हमने अपने चैनल गिरी सर क्लासेज टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराया था कि इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और अभी पिछले क्वेश्चन में भी मैंने व्याख्या किया वो लियोन में स्थित है। और लियोन किस देश में पड़ता है? तो आपका लियोन जो है वो फ्रांस में पड़ता है। और ये पुलिस सुधार अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्राकृतिक आपदा एवं जैविक रासायनिक हमलों से निपटने के लिए विशेष बल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एसडीआरएफ, एसडीआरएफ। और इस एसडीआरएफ का फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, और एसडीआरएफ का फुल फॉर्म है आपका स्टेट डिजास्टर, यस से क्या हो गया स्टेट डिजास्टर, डिजास्टर। उसके बाद से स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, रिस्पांस फोर्स। तो इस तरीके से ये आपका एसडीआरएफ का क्या हो गया फुल फॉर्म, और इसका मुख्य कार्य क्या है कि प्राकृतिक आपदा एवं जैविक रासायनिक हमलों से निपटने वाला जो विशेष बल है उसे एसडीआरएफ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश राज्य इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस कहाँ स्थित है? ये आपका 31वां क्वेश्चन, और इसका आंसर हो जाएगा आपका लखनऊ। अगला क्वेश्चन कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान दिया गया है? तो आंसर हो जाएगा आपका धारा 23, और यही पुलिस एक्ट 1861 में 61 की धारा 23 में पुलिस अधिकारियों के कर्तव्यों का प्रावधान इसमें दिया गया है। 33वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पुलिस विनिमय के अंतर्गत ग्राम चौकीदार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो ये ग्राम चौकीदार की जो नियुक्ति की जाती है वो जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है, लिहाजा वो जिला मजिस्ट्रेट के प्रति ही क्या माना जाएगा उत्तरदायी माना जाता है। अगला क्वेश्चन कि थाने का भार साधक अधिकारी कौन है? तो थाने का भार साधक अधिकारी जो है वो मुख्य कांस्टेबल होगा, कि पुलिस का सहायक निरीक्षक होगा, कि पुलिस का उप निरीक्षक होगा, कि पुलिस अधीक्षक होगा। तो वहाँ पर आपका थाने का भार साधक अधिकारी ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा पुलिस का उप निरीक्षक।
अगला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश रेगुलेशन निम्नलिखित में किस पैरा में प्रावधानित है कि विशेष अवसरों को छोड़कर सिविल पुलिस का सिपाही सशस्त्र नहीं होगा। तो इसका पैरा हो जाएगा आपका पैरा 61। और ये पुलिस रेगुलेशन है, वो इसके पहले क्या था, पुलिस एक्ट था। तो ये दोनों उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक अधिनियम का निर्माण किया गया है जिसे पुलिस एक्ट और पुलिस रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। और उसी पुलिस रेगुलेशन का पैरा 61 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि विशेष अवसरों को छोड़कर सिविल पुलिस को सशस्त्र नहीं होगा। 36वां क्वेश्चन कि पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा विशिष्ट पुलिस अधिकारियों को सख्ती से संबंधित है। तो विशिष्ट शक्ति जो दी गई है पुलिस अधिकारियों को वो धारा 17 के अंतर्गत प्रदान की गई है। अगला क्वेश्चन 37वां कि पुलिस एक्ट 1861 की किस धारा के अंतर्गत किसी विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती करने की शक्ति राज्य सरकार को प्राप्त है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका धारा 15। और इसी धारा 15 के अंतर्गत विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती राज्य सरकार के द्वारा की जा सकती है। अगला क्वेश्चन है कि पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 संबंधित है। तो ये धारा 7 जो है ये विभागीय कार्यवाही से संबंधित है। अगर कोई पुलिस अधिकारी अपने कर्तव्यों में लापरवाही बरतता है तो धारा 7 के अंतर्गत उसके ऊपर विभागीय कार्यवाही की जा सकती है। अगला क्वेश्चन कि पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस बल के सदस्यों की सेवा शर्तों के विनियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा आपका धारा 2। और इसी धारा 2 के अंतर्गत आपका राज्य सरकार जो है पुलिस बल के लिए नियम कानून बना सकता है। अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं कि पुलिस अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत किसी जिले में विशिष्ट परिस्थितियों पर अतिरिक्त पुलिस बल कराया जा सकता है। तो अभी इसके पहले हम लोग एक क्वेश्चन इस पे पढ़े हैं, वही क्वेश्चन घुमा के पूछा है, तो आपका धारा 15 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जा सकती है। तो विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति जो की जाएगी वो पुलिस निरीक्षक के आवेदन पर मजिस्ट्रेट के द्वारा की जाती है। 42वां क्वेश्चन और उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 की कौन सी धारा निरसित नहीं हुई है। तो आंसर हो जाएगा आपका धारा 31। और ये धारा 31 जो है निरसित नहीं हुई है, जबकि धारा 6, धारा 38 और धारा 11 ये तीनों धाराएं पुलिस एक्ट 1861 के अंतर्गत निरसित कर दी गई हैं। 43वां क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पुलिस संशोधन अधिनियम 2001 के प्रवर्त्य होने की तिथि है। अब यहाँ पर आप लोगों को प्रवर्त्य समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ला की कुछ ऐसे टिपिकल शब्द होते हैं जिसका हिंदी भी काफ़ी ज़्यादा कठिन होता है। तो प्रवर्त्य का मतलब ये होता है लागू किया गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10 अगस्त 2001 को ये प्रवर्त्य किया गया था या लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन कि जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख कौन होता है। तो जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख जो होता है वो आपका जिला मजिस्ट्रेट होता है। अगला क्वेश्चन कि पुलिस अधिनियम की किस धारा में जीडी या सामान्य डायरी के उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो जीडी जो है आपका वो धारा 44 के अंतर्गत, और ये प्रत्येक पुलिस अधिकारी इस जीडी में अपनी दिनचर्या को दर्ज करने का उसका दायित्व बनता है। अगला क्वेश्चन कि सार्वजनिक सभाओं और जुलूसों को विनियमन और उसके लिए अनुज्ञप्ति देने का प्रावधान पुलिस अधिनियम के किस धारा में है। तो इसका पुलिस अधिनियम के किस धारा में इसका वर्णन किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका धारा 30। अगला क्वेश्चन कि पुलिस अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत बिना दावे के संपत्ति का भार साधन चार्ज में लेगा। तो मतलब कि बिना दावे की संपत्ति, मतलब कि ऐसी संपत्ति पुलिस वालों को प्राप्त हुई है जिस पर कोई भी दावा नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में उस संपत्ति का चार्ज कौन लेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा
प्रत्येक पुलिस अधिकारी, मतलब जो भी पुलिस अधिकारी को इस तरीके का संपत्ति धारा 25 के अंतर्गत मिली हुई है तो वो कोई भी पुलिस अधिकारी इसे चार्ज में ले सकता है। 48वां क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किस समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था? तो आंसर आपका हो जाएगा संथानम समिति। आंसर क्या होगा? संथानम समिति। और इसी संथानम समिति के आधार पर आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन 49वां कि पुलिस व्यवस्था से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो पुलिस व्यवस्था से संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपका अनुच्छेद 243, और इसी 243 में पुलिस व्यवस्था से संबंधित अनुच्छेद में भारतीय संविधान के अंतर्गत वर्णन किया गया है। तो इस तरीके से हमने 49 क्वेश्चन का ये सेट आप लोगों को हल करा दिया। अब इसको आप लोग एक बार पूरा पढ़ जाइए, और अगर फ्रेश केवल आपको सॉल्व करने की इन प्रश्नों की ज़रूरत पड़ती है तो मैं इन प्रश्नों को अपने टेलीग्राम चैनल पर PDF भेज दूंगा, और आप लोग बैठ करके इन प्रश्नों का उत्तर स्वयं करें, और जहां न समझ में आए उस क्वेश्चन को आप हमारे चैनल से, गिरी सर क्लासेस चैनल से आप इसका व्याख्या सहित आप आंसर ले सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।